हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है और मैं दुर्गेश तिवारी आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम जानेंगे अकाउंटिंग के कुछ जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, जो हमारा पहला पॉइंट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के। कौन कौन से? एक होता है हमारा कैश बेसिस और दूसरा होता है हमारा एक्चुअल बेसिस। हमें ये जानना है आज की क्लास में कि कैश बेसिस आखिर क्या होता है और एक्चुअल बेसिस क्या होता है। तो ठीक है, देख लेते हैं हम। पहले कैश बेसिस की में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन कैश बीइंग रिसीव्ड और पेड। मतलब कि कैश बेसिस कब किया जाता है? जब ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस के अंदर। कभी जहां ऐसी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर जहां कैश रिसीव्ड होगा या फिर पे करेंगे वो कैश बेसिस होगा। ठीक है। एक्चुअल बेसिस क्या होता है? ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू एंड व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि ट्रांजैक्शंस तो होगी बिजनेस के अंदर, रिकॉर्ड तो की जाएगी ट्रांजैक्शंस को, पर उसको सेटल भी किया जाएगा बुक्स के अंदर। ठीक है, इसमें वही है खाली। फिर कैश बेसिस का देख लेते हैं। इट डज नॉट शो करेक्ट प्रॉफिट। जो कैश बेसिस होता है वो करेक्ट प्रॉफिट का जो कैश बेसिस होता है वो क्या करता है? प्रॉफिट को करेक्ट शो नहीं करता है, पर जो एक्चुअल बेसिस होता है वो करेक्ट प्रॉफिट को शो करता है। ठीक है, बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर हमारे। फिर कैश बेसिस में क्या है? इट डज नॉट रिकॉग्नाइज बाय एन एक्ट। जो कैश बेसिस है उसमें कोई वो एक्ट नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है किसी एक्ट के द्वारा, मतलब किसी कानून के द्वारा कैश बेसिस को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, पर एक्चुअल बेसिस को वो कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है। और जो कैश बेसिस होता है वो लेस रिलायबल होता है और जो एक्चुअल बेसिस होता है वो मोर रिलायबल होता है। मतलब जो कैश बेसिस होता है वो रिलायबल होता है, कम होता है, मतलब कि लेस रिलायबल होता है। और जो एक्चुअल बेसिस होता है वो क्या होता है? मोर रिलायबल होता है। ठीक है। कैश बेसिस जो है इट इज जनरली, मतलब जो कैश बेसिस है वो कौन करता है हमेशा? कैश बेसिस को हमेशा वो स्मॉल प्रोप्राइटर्स करते हैं और एक्चुअल बेसिस को हर बिजनेस किया जाता है। मतलब कि जो कैश बेसिस है वो हमेशा आप देखोगे जो छोटे प्रोप्राइटर है, जैसे कि स्मॉल प्रोप्राइटर, जैसे कि कोई आप मान लीजिए छोटी सी दुकान हो गई, उसमें क्या हो गया? कैश का लेन देन हो रहा है, तो उसमें किया जाता है कैश बेसिस को। पर एक्चुअल बेसिस में क्या होता है? ऑल बिजनेस, जितने भी बिजनेस होते हैं वो एक्चुअल बेसिस को फॉलो करते हैं। मतलब समझ गया आपने कैश बेसिस को कौन यूज करते हैं और एक्चुअल बेसिस को कौन करते हैं। मैं फिर से एक बार समझाता हूं, मुझे लगता है आप समझ नहीं पाए अच्छे से। जो कैश बेसिस है वो हमेशा स्मॉल प्रोप्राइटर से करते हैं, मतलब जो छोटे बिजनेस होते हैं वो फॉलो करते हैं कैश बेसिस को। पर काफी तरीके के जो बिजनेस हैं वो क्या फॉलो करते हैं? वो एक्चुअल बेसिस को फॉलो करते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो देख लेते हैं क्या है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? आपको मैंने चैप्टर फर्स्ट में बताया ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। ऐसे खर्चे जो कि वो जिसकी पेमेंट नहीं की हमने, मतलब कि हमने बेनिफिट तो ले लिया पर उसकी पेमेंट नहीं की है, वो कौन से खर्चे होते हैं? वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। पर वो कैश बेसिस के हिसाब से जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है रिकॉर्ड नहीं होंगे कैश बेसिस के अंदर। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होंगे। पर जो एक्चुअल बेसिस है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अकाउंट वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्चुअल बेसिस के हिसाब से होंगे। वो कैसे होंगे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे एक आप वो जैसे ये फाइनेंशियल ईयर है 12 मंथ का, इसमें क्या हो रहा है? 12 मंथ इसमें क्या हो रहा है? मतलब कि इसमें ट्रांजैक्शंस हुई है, मतलब हमने क्या किया है? बेनिफिट हमने ले लिया है। मतलब कि ये पिछले साल ये जो है 2024-25 चल रहा है, हमने 2023-24 में क्या किया है? कुछ खर्चे कर दिए थे पर जिसकी पेमेंट हमने नहीं की थी, अभी तक नहीं की, इस साल तक नहीं की है। वो क्या है? वो
देखो हमने क्या किया है 2024-25 में, 2023-24 हमने क्या किया, हमने वो ऐसे खर्चा तो कर लिया पर उसकी पेमेंट नहीं की, वो हमारे लिए क्या एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो एक्चुअल बेसिस में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने खर्चा कर लिया है ना, बेनिफिट तो ले लिया हमने पर उसकी पेमेंट नहीं की है, तो कैश बेसिस के हिसाब से उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एक्चुअल बेसिस के हिसाब से तो उसे रिकॉर्ड किया जाएगा पर कैश बेसिस के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। वैसे हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंस होते हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं, पेमेंट पहले कर देते हैं, बेनिफिट हम बाद में लेते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है, वो जैसे हमने 2025-26 का रेंट पहले ही कर दिया, 2024-25 में हमने क्या किया है, पेमेंट पहले कर दिया पर बेनिफिट अभी नहीं दिए हैं, तो कैश बेसिस के हिसाब से क्या हुआ, पेमेंट हमने कर दिया है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, कैश बेसिस में रिकॉर्ड करेंगे, एक्चुअल बेसिस में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों हमने उसका यूज नहीं किया अभी, मतलब जो बेनिफिट हमें लिया नहीं अभी तक, तो एक्चुअल बेसिस में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वैसे हमारे एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम में क्या है, ऐसी इनकम जो कि रिसिप्ट नहीं हुई है, हम कमा तो लिए हैं, इनकम अर्न तो हो जाती है पर हम कैश रिसिप्ट नहीं होता है उसमें, इनकम रिसिप्ट नहीं होती है पर अर्न हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, कैश बेसिस में देखो हमें कैश रिसिप्ट नहीं हुआ है, मतलब कि इनकम रिसिप्ट नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे कैश बेसिस के अंदर, पर एक्चुअल बेसिस में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब आप सीधा सीधा समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब कि कैश रिकॉर्ड में कब किया जाएगा, जब हमें रिसीव्ड होगा कैश, हमें पेमेंट या हमें जो ऐसी ट्रांजेक्शंस जो कि हम पे करेंगे या फिर रिसीव्ड होगी हमें, उससे हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस के अंदर। पर जहां वो वर्क तो हो रहा है, मतलब कि ये है कि ट्रांजेक्शंस हो रही है, पेमेंट नहीं हो रही है, तो वो एक्रूड इनकम कहलाएगी। समझ गए मेरे कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? एक्रूड इनकम के क्या हुआ है, हमने क्या किया है, इनकम तो ले ली है, इनकम अर्न कर ली है, कमा ली है, पर उस इनकम रिसीव नहीं हुई है। देखो इनकम हमारे पास आ रही है पर रिसीव नहीं हुई है, तो क्या होगा उसमें, कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिल्कुल भी, पर एक्रूड इनकम में हमेशा उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम, मतलब ऐसी इनकम हमें वर्क से पहले मिल गई है, मतलब कि पहले मिल गई है हमें, जब मिल, जैसे एग्जांपल पे, जैसे मैं यहाँ पे वो ब्रह्मास लर्निंग पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, तो मेरी सैलरी जो है पहले ही दे दी गई है ऑनर के द्वारा, यहाँ के जो यहाँ के ऑनर है उन्होंने क्या किया है, सैलरी मेरे को पहले ही दे दी है मेरे वर्क करने से पहले। जैसे मैंने वो मेरी मई की सैलरी अप्रैल में मेरे को मिल गई है, मैंने मई में काम नहीं किया पर अप्रैल में मेरे को मिल गई है, वो क्या है मेरे लिए अनअर्न्ड इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। उसमें क्या होगा, कैश बेसिस के हिसाब से रिकॉर्ड तो हम करेंगे उसको कैश बेसिस के अंदर, पर एक्रूड बेसिस में नहीं करेंगे। एक्रूड बेसिस में कब रिकॉर्ड करेंगे, हम मई में करेंगे जब हम वर्क करेंगे उसको, जब हम अर्न करेंगे इनकम को, तब उसे किया जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ब्रह्मास लर्निंग पॉइंट में क्या है, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, मई की फीस अप्रैल में ही दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर हम क्या करो, आप पूरे साल की फीस ले लो, आप अप्रैल में ही अगले मार्च तक की पूरी फीस ले लो, तो हमें क्या हो रहा है, पूरे साल की हमें क्या हो रहा है, फीस मिल जा रही है, तो हम कैश बेसिस से रिकॉर्ड करेंगे पर एक्रूड बेसिस में नहीं करेंगे। कब करेंगे, जब मंथ वाइज मतलब पूरे ईयर जब हम उनको पढ़ा लेंगे तो तब उससे रिकॉर्ड किया जाएगा। या फिर दूसरा एग्जांपल एक और ले लो इजी वे में, इतना एग्जांपल आपको आया समझ नहीं आया कोई बात नहीं, पर दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूं, इसको आप अच्छे समझना। जैसे यहाँ पे ब्रह्मास लर्निंग पॉइंट में बच्चे हैं वो पढ़ने आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, अगले साल की वो पेमेंट, अगले साल की जो फीस होगी, जैसे वो अभी 11th में है, 12th की फीस वो 11th में ही दे देंगे। मतलब समझे मेरे कहने का मतलब, जो 12th की फीस है उनकी कॉमर्स की, वो क्या करेंगे पहले ही 11th में दे देंगे वो, कि हम मैं अपने अगले साल की फीस 12th क्लास की फीस में टोटल पूरे ईयर की मैं भी दे दे रहा हूँ। वो क्या होगी मेरे लिए, वो होगी इनकम रिसीव्ड एडवांस, मेरे को पहले इनकम मिल जा रही है, अनअर्न्ड इनकम है वो मेरे लिए। ठीक है, मैं उसको क्या करूँ, कैश बेसिस में तो रिकॉर्ड कर दूंगा पर एक्रूड बेसिस में नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं था, इतना ही था। कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, उससे आप और अच्छे से समझ जाओगे क्या है इसमें आते हैं। रेंट पेड, मतलब वो रेंट पेड किया हमने कितना, 80,000 रुपए, मतलब कि जब हम वर्क कर रहे हैं किराया जो वहां का है, वहां का 80,000 रुपये हमने किराया दिया है, तो ये क्या होगा, ये हमारी क्या है, ये कैश बेसिस में आएगा। ठीक है, ये जो है हमारा कैश बेसिस में आएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ, उसको बाद में समझाऊंगा क्या है ये क्या नहीं है। ठीक है,
देखिए पहले दिया कि रेंट पेड 80,000 रुपए, मतलब कि हमें वो जो बिजनेस है जिस जगह पे है वहाँ का रेंट पे किया है 80,000 रुपए। फिर प्रीपेड रेंट इंक्लूडेड इन अबव 5,000 रुपए एडवांस में रेंट पे कर दिया है, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब रेंट बकाया है 10,000 रुपए, मतलब कि पिछले साल का जो रेंट है, जो भी रेंट होगा उसमें से 10,000 रुपए बकाए हैं, हमें देना है, ठीक है। इनकम रिसीव्ड, मतलब इनकम रिसीव्ड हो गई है। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड अबव, मतलब कि एडवांस में हमें इनकम रिसीव्ड हो गई कितनी 15,000 रुपए। तो ये जो हम पे 4 पॉइंट या 5 पॉइंट है, इनका हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। किस किस के जरिए, कैश बेसिस के जरिए और एक्चुअल बेसिस के जरिए। देखो निकालते हैं। देखो कैश बेसिस में क्या आएगा हमारा, कैश बेसिस का जो मेथड है वो आप जान लो। कैश बेसिस का जो मेथड है वो क्या होगा, इनकम रिसीव्ड एंड माइनस एक्सपेंस पेड। मतलब इनकम रिसीव्ड हमें जो टोटल हो रही है वो हम लिख लेंगे, फिर कितने एक्सपेंस हमने पे किए हैं वो लिख लेंगे। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। तो हमारी इनकम कितनी है वो देख लेते हैं एक बार हम। टोटल आई है हमारी इनकम वो 1,65,000 रुपए, 1,65,000 रुपीज हमारे पास आई है इनकम। और हमारे एक्सपेंस कितने हैं, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए क्या है एक्सपेंस है हमारे। तो आप माइनस कर लीजिए। इनकम हमारी टोटल है 1,65,000 रुपए और एक्सपेंस है कितने 80,000 रुपए। तो कितना आएगा 85,000 रुपीज आएगा, ठीक है। फिर एक्चुअल इनकम के जरिए कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो उसमें कैसे होगा, 1.5 लाख रुपए हमारी क्या आएगी, रेवेन्यू होगी। कैसे होगी मैं बताता हूँ आपको। देखो इनकम रिसीव हो रही है कितनी, हमें 1,65,000 रुपए, ठीक है। जिसमें से 15,000 रुपए हमने पहले ही पे कर दिए। हमें जो इनकम रिसीव हुई है इस साल कितनी हुई है, 1,65,000 रुपए हुई है। पर 15,000 रुपए हमें पहले ही मिल चुकी थी। तो हम क्या करेंगे, 15,000 रुपए माइनस करके लिखेंगे इसमें। तो कितना लिखेंगे, 1.5 लाख रुपए लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस कर देंगे कितना एक्सपेंस, कितने खर्चे यहाँ पे। खर्चा देख लेते हैं कितना, रेंट पे 80,000 रुपए, 5,000 रुपए क्या है प्रीपेड रेंट, मतलब हमने पहले ही रेंट कर दिया। तो दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 85,000 रुपीज। तो इसको आप लिख लीजिए। तो 1,50,000 माइनस 85,000 रुपीज कितना आएगा हमारा 65,000 रुपीज। इतना समझ आ गया होगा आपको। फिर से समझा दे रहा हूँ आपको मैं। देखो कैश बेसिस में क्या होगा, इनकम रिसीव्ड, जितनी भी इनकम आई है कैश बेसिस के जरिए, मतलब कि उसमें एक्चुअल नहीं आना चाहिए, सिर्फ कैश आना चाहिए। कि कैश की जहाँ ट्रांजेक्शन, कैश जहाँ हमें मिल रहा है, जहाँ पे कर रहे हैं वो लिखेंगे इसमें, वो नोट करेंगे खाली। देखो इनकम रिसीव्ड हो रही है कितनी 1,65,000 रुपए। इसमें क्या हो रहा है, पूरा इनकम आपको मिल चुका है 1,65,000 रुपए। एक्सपेंस हमारे क्या है, रेंट। हम पिछले साल का कितना हमने दिया वो सब नहीं जोड़ेंगे, इस साल का जोड़ेंगे। हमने क्या किया है 80,000 रुपए इस साल हमने रेंट दिया है, वो देखेंगे। तो कितना हो गया हमारा, इनकम में से हमें वो एक्सपेंस माइनस करना है। तो 85,000 रुपीज आ जाएगा। 1,65,000 में से 80,000 माइनस करो तो 1 लाख, तो 85,000 रुपीज आएगा, ठीक है। एक्चुअल बेसिस हम क्या करेंगे, प्रॉफिट। एक्चुअल बेसिस का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू इनकम ही होती है हमारी, माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू इनकम कितनी हमारी 1.5 लाख रुपए, माइनस कर दो उसमें 85,000 रुपीज। 1.5 लाख कैसे ही देख लेते हैं हम। इनकम रिसीव हो रही है हमें कितनी 1,65,000 रुपए। 15,000 रुपए हमने पहले ही हमें रिसीव हो चुकी थी उसमें। तो 1,65,000 में से 15,000 हम माइनस कर देंगे, कितना होगा 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए में से एक्सपेंस हमारे 85,000 रुपीज है। देखो रेंट पे किया हमने 80,000 रुपए, 5,000 रुपए हमने पहले ही दे दिया था। तो 85,000 रुपीज टोटल हो चुका है। तो 1,50,000 माइनस 85,000 रुपीज कितना बचा हम पे 65,000 रुपीज। तो ये हमारे क्या है, एक्चुअल बेसिस का प्रॉफिट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो एक सेकंड क्वेश्चन है वो लास्ट हमारा, वो देख लेते हैं एक बार हम क्या है इसमें। हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है इसमें। मिस्टर ए है, उन्हें रिसीव होते हैं 3.5 लाख रुपए, पर होने कितना था 4 लाख रुपए, ठीक है। वो अर्न करते हैं एक्सपेंस, उन पे एक्सपेंस टोटल कितने इस साल 1,70,000 रुपए। इतना समझ गया। 40,000 रुपए उन पे आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। ही आल्सो रिसीव 45,000 रुपए, इस साल वो 45,000 रुपए और रिसीव करते हैं। रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर ही पेड 20,000 रुपीज एक्सपेंस। वो क्या करते हैं इस साल पिछले साल का 20,000 रुपए पे कर देते हैं। एक बार हम इसका क्या करना है, हमें फाइंड प्रॉफिट कर दे कितना, कैश बेसिस के प्रॉफिट निकालने में और एक्चुअल बेसिस का निकालना है। कैश बेसिस का कैसे निकालोगे, रेवेन्यू रिसीव्ड माइनस एक्सपेंसेस पेड। मतलब कि इस साल जितनी भी हम वो रेवेन्यू रिसीव्ड हो रही है वो लिखेंगे, फिर कितना हम माइनस कर देंगे, कितना एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू हम देख लेते हैं पहले। हमारे पास है 3.5 लाख रुपए, ठीक है।
उसके 45,000 रुपये बाद में हमें मिली है, तो टोटल कितनी होगी, टोटल तो बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद एक्सपेंस देख लेते हैं, 1,30,000 रुपये एक्सपेंस है यहाँ पे, फिर प्लस 20,000 रुपये, कितना हो गया 1.5 लाख। ठीक है, देखो 1,70,000 टोटल होते हैं, जिसमें 40,000 रुपये माइनस कर दो क्योंकि वो आउट स्टैंडिंग के हैं, तो इस साल नहीं करोगे उसको रिकॉर्ड। तो 1,70,000 में से 40 गए तो कितना बचा, 1,30,000 रुपये। फिर 20,000 रुपये जो एक्सपेंस है वो बाद में है, ठीक है, उसका भी हमने पे किया है, वो भी हमारे एक्सपेंस है ना, 20,000 का एक्सपेंस फिर उससे पे किया हमने, तो 1,30,000 प्लस 20,000 कितना हो गया हमके 1.5 लाख रुपए। तो आप जोड़ दो कितना 3,95,000 रुपीज प्लस नहीं सॉरी माइनस 1.5 लाख रुपए, कितना होगा होगा आप पे 2,45,000 रुपए। कैसे होगा, देखो 3.5 लाख, 3.5 लाख ऐसे आपने जान लिया। देखो ये जो रिसीव हम पे पेमेंट अंडरलाइन कर देता हूं, ये जो पेमेंट रिसीव हुई है ये हुई 3.5 लाख रुपए यहाँ से आए, 3.5 लाख में 3,95,000 रुपए सॉरी, और 1.5 लाख कहां से, ये एक्सपेंस जो आपके टोटल है, ठीक है, वो आ गए यहाँ पे। ठीक है, बचा कितना बैलेंस है पे 2,45,000 रुपए का, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 3.5 लाख में जो इनकम रिसीव हुई थी वो हमने नोट कर दी, 45,000 रुपए जो हमने बाद में इनकम रिसीव हुई है वो प्लस में कर दिया, टोटल कितना हो गया हम पे 3,95,000 रुपीज। ठीक है, एक्सपेंस में हमारे कितना है 1,70,000 इसमें दिखा रहा है, जिसमें से 40,000 रुपए आउट स्टैंडिंग का है। तो हम क्या करेंगे 1,70,000 में से जो 40,000 आउट स्टैंडिंग का ये देखो 40,000, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना होगा हमसे 1,30,000 रुपीज। तो 1,30,000 जो होगा फिर उसमें 20,000 रुपए और ऐड करेंगे जो कि ये रहे। ठीक है, टोटल कितना हो गया 1.5 लाख रुपए। अब क्या करो 3,95,000 में से 1.5 लाख रुपए माइनस कर दो, कितना बचेगा आप पे 2,45,000 रुपए। ठीक है, कैश बेसिस का प्रॉफिट निकल के आ गया आपके पास। एक्चुअल बेसिस का कैसे निकालोगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस जो कि एक्चुअल बेसिस पे होंगे, तो वो कैसे हुए देख लेते हैं। देखो 4 लाख रुपए हमें मिलने थे और हमें कितने मिले 3,50,000 रुपए। हमें 3,50,000 में एक्चुअल बेसिस में 3,50,000 से मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है 4 लाख से जितने हमें मिलने थे एक्चुअल बेसिस के हिसाब से, माइनस कर दो कितना 1,70,000 रुपए जो कि हम पे करंट टाइम पे आउटस्टैंडिंग था, सॉरी जो हम पे एक्सपेंस था आउटस्टैंडिंग मिला के और जो करंट एक्सपेंस वो मिला के कितना था 1,70,000 रुपए। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, जो आप पे एक्चुअल इनकम वो एक्चुअल इनकम है वो माइनस एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं, कितना है हमारा 4 लाख माइनस 1,70,000 रुपए, कितना बचा हम पे 2,30,000 रुपए। ये निकल गया आ गया आपका। ठीक है, समझ आ गया आपको इतना, और कुछ नहीं इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। मैंने यहाँ पे शो भी किया है कैसे किया है, देखो इनकम अर्न कितनी है 4 लाख रुपए जो कि इसमें आएगी एक्टिव इनकम में आपकी हेल्प करेगी। रिसिप्ट कितनी हुई है 3.5 लाख रुपए जो कि ये देखो है ना। एक्सपेंस कितनी है, देखो इसमें क्या है इनकम अर्न, कितनी इनकम हम अर्न कर रहे थे 4 लाख की, तो हमें रिसिप्ट कितनी की हुई 3.5 लाख रुपए की हुई। ठीक है, जो कि मैंने शो किया इनकम साइड पे। एक्सपेंस भी कितना 1,70,000 रुपए वो करंट टाइम पे शो हो रहा है, पर जिसमें से 40,000 रुपए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जिसको हम कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसे हम एक्चुअल बेसिस में ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा इसमें से कैश बेसिस में, ये क्या होगी इसमें से माइनस होगी। ठीक है, तो बस ये चैप्टर ही कंप्लीट होता है, बस ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, यही 2 पॉइंट थे, 2 क्वेश्चंस थे इसमें। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, नहीं आए होंगे तो आप लोग कमेंट करना, दोबारा से मैं आपको समझाऊंगा। तो आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं, तो जल्दी मिलता हूँ मैं आपको नई क्लास में चैप्टर 5 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।